अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पूर्वी यूपी के गोरखपुर और आसपास के जिलों के गन्ना किसानों के लिए शासन की योजनाएं। जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की निर्माण तकनीक और इसके लाभ। अधिक उपज के लिए जायद में मूंग की उन्नत खेती पर जानकारी। गन्ने की खेती से अधिक उपज के लिए हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी किसानों को उनकी लागत और मेहनत के अनुकूल लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत से किसान इसकी खेती छोड़ रहे हैं। और इसलिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाए हुए है। ये योजनाएं गन्ना उत्पादक किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं। गन्ने की खेती को बढ़ावा देने और लागत को कम करने के उद्देश्य से गन्ना विभाग गोरखपुर के उप गन्ना आयुक्त राजीव रॉय ने बताया, जनपद और हमारे परिक्षेत्र में जो है गन्ना विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो योजना संचालित की जा रही है, जिला योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौधशाला, जिसमें दो तरह की पौधशाला है, आधार पौधशाला और प्राथमिक पौधशाला है। आधार पौधशाला का जो है धारक किसान को जो बीज वितरण करता है तो प्रति कुंटल उसको 50 रुपये कुंटल का, और प्राथमिक पौधशाला किसान अपने खेत से यदि बीज वितरण करता है तो उसको 25 रुपया प्रति कुंटल जो है दिया जाएगा। इसी योजना के तहत जो है हमारे यहाँ कीटनाशक और बीज भूमि उपचार का जो वितरण किया जा रहा है, जो किसानों को जो है 50% अनुदान पर दिया जा रहा है। हमारे यहाँ से जिला योजना के तहत ही बायो फर्टिलाइजर का भी वितरण किया जा रहा है, जिसमें डस्ट और लिक्विड दोनों रूप में है, जो किसानों को 50% अनुदान पर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी हमारे पास जो है आधार पौधशालाएँ और प्राथमिक पौधशालाएँ हैं, जो जिला योजना के तहत ही जो उस पर आधार पौधशाला पर 50 रुपये और प्राथमिक पौधशाला पर जो है 25 रुपये का जो है अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों में भी जो है उनकी डिमांड पर जो है यंत्रों का भी 50% अनुदान पर जो है वितरण किया जा रहा है। ये हमारे विभाग की प्रमुख जो दो योजनाएँ हैं ये चलाई जा रही हैं, जिसमें विभाग का ये पूरा प्रयास है कि वैज्ञानिक पद्धति और इन योजनाओं का लाभ लेते हुए किसान अधिक से अधिक जो है अपना उत्पादन और अच्छी वैरायटी के जो है बुआई कर सके। लगभग चीनी मिलों को सबको इन्फोर्स करके और प्रमोट करके जो है हर चीनी मिलों में मैंने धन की व्यवस्था कराई है, जिसके द्वारा चीनी मिलों द्वारा जैसे ढाड़ा चीनी मिल द्वारा 9 लाख रुपए का, सेवरही चीनी मिल द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ 71 लाख रुपए जो है रामकोला चीनी मिल द्वारा, 1 करोड़ 47 लाख रुपए 1 करोड़ 47 लाख रुपए आपका जो है कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा भी इन योजनाओं के तहत दिया जा रहा है। और ढाड़ा चीनी मिल और सेवरही चीनी मिल द्वारा अच्छी प्रजातियों का जो है किसानों के द्वारा मोटिवेट करके और अनुदान पर जो है उनके खेतों पर जो है ट्रेंच मेथड से जो है पौधे की स्थापना भी कराई जा रही है। और ढाड़ा चीनी मिल द्वारा तो एक विशेष अभियान चलाया गया है कि वो किसानों को जो है फ्री बीज जो है उधार के रूप में इस सीजन में दे रही है, और अगले सीजन में उनसे उतना ही कुंतल केवल जो है लेगी। उसके साथ साथ जो है उनके द्वारा ट्रेंच मेथड की जो किसान बुआई करेगा उसको 700 रुपया पर एकड़ के रूप में अनुदान भी दिया जा रहा है। संस्थान द्वारा योजनाओं को किस प्रकार से
क्रियान्वित किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए ढाडा चीनी मिल के वाइस प्रेसिडेंट के.ए. फारूकी ने बताया, मिल द्वारा जो है किसानों को मौजूदा इस वर्ष जो है उनका एक मेन सूत्री है कि किसान को उन्नत प्रजाति की बीज जैसे CO 118, CO 238, 239, 9484 और 9814 ये उन्नत प्रजाति के बीज चीनी मिलें सीधे किसानों को उधार के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जितना गन्ना दे रहे हैं उतना गन्ना अगले साल हम उनको जब पैदा करेंगे उतना उनसे हम ले लेंगे। अभी उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। साथ में उनको 3 बोरा जैविक खाद निःशुल्क दे रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए इमिसान उनको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। और जो किसान ट्रंच विधि से खेती कर रहे हैं, जिसे ट्रंच विधि से खेती पे हम लोग ज़्यादा जोर दिए हैं कि किसानों को जब ट्रंच विधि से खेती करेंगे तो उनको पैदावार दुगनी होगी। जब पैदावार दुगनी होगी तो किसानों को लाभ दुगना होगा। हमारी इन लोगों की सोच ये है कि किसी तरह से पूर्वांचल के किसानों को खेती ऐसे आधुनिक विधि से कराया जाए कि किसान अपनी पैदावार को दुगना हासिल करे। दुगना हासिल करने से तात्पर्य होगा कि उसको दुगना लाभ मिलेगा। तो हम उनको एकदम आधुनिक विधि से खेती कराया जा रहा है। हम लोग सिंगल बेड से खेती करवा रहे हैं, सिंगल बेड की चीज़ करा रहे हैं। डबल आँख के टुकड़े से बुआई किया जा रहा है। और ये हम लोगों का एक विभिन्न योजना है। और चीनी मिल प्रबंधन ने ये भी तय किया है कि हमारे जितने गांव हैं, जैसे हमारे ये 4 से 5 से मुझे मदर जो 30 किलोमीटर के एरिया में खासकर हमने दिया है, 472 हमारे गांव हैं। सब गांव से कम 15 किसानों को हम डोमेस्टेशन प्लाट के रूप में उनकी पूरी खेती कराएंगे। और ये खेती इस ढंग से कराएंगे उनकी पैदावार, जैसे कि लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान भाई लेते हैं 700 कुंटल 800 कुंटल लेते हैं, इसी तरह पूर्वांचल किसान जब लेगा तो उसके देखा दूसरा किसान करेगा और लाभ कमाने की कोशिश करेगा। तो हमारी लोग की योजना ये है किसानों को अधिक से अधिक उनको सुविधा देना। कृषि यंत्र पर याद दिया जा रहा है। कोराजन जितनी कीटनाशक दवाइयाँ हैं इनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ साथ मैं चाहूँगा किसान को बेहतर उत्पादन कैसे मिले। किसान की खुशहाली हमारी खुशहाली होगी। जब किसान को पैदावार अच्छी वैरायटी लगाएगा तो साथ साथ हमारी अच्छी पैदावार। हम चाहेंगे वो किसान जो है CO 238 लगाए, 118 लगाए, 239 लगाए। इसमें के साथ किसानों को पैदावार भी अच्छी है। और ये देखा गया पिछले साल हमने करीब 435 प्लाट में खेतों में गेहूं कटने के बाद जो हमने खेत लगवाए थे 238-239 की, उनके क्रॉप की बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो किसानों से हम लोग आजकल व्यापक प्रोग्राम में नए किसान सर्च कर रहे हैं कि 238, 239, 18 वैरायटी लगाएं। और ये वैरायटियाँ जब से आई हैं, आज देखिए चीनी के प्रताप जो लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में, आज की तारीख में महाराष्ट्र ने को यूपी ने फेल कर दिया। हमारे ग्रुप की चीनी मिलें जो हैं आज 13.5% रिकवरी आ रही हैं। तो निःसंदेह ये वैरायटियाँ अच्छी वैरायटी किसान के लिए भी बेहतर है और चीनी मिल के लिए बेहतर है। ये है गन्ने की फसल से अधिक उपज और लाभ के लिए संस्थान किस प्रकार से सहयोगी है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं संस्थान के गन्ना आयुक्त OP गुप्ता। के प्रति कृषकों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तो हम गन्ना विकास परिषद के माध्यम से पहले से चयनित गांव में जाते हैं, वहां 150 किसानों को बैठा करके सरकार की योजनाओं के विषय में और जो गन्ना अनुसंधान हो रहे हैं उनके विषय में जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ किसानों को निःशुल्क गन्ना साहित्य भी वितरित करते हैं। दूसरा काम हमारा यह है कि अपने यहाँ जब हम कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया बस्ती में जो गन्ने की खेती हो रही है, यहाँ के किसानों को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर अभी मैं पिछले महीने में ले गया था और 1 सप्ताह वहाँ चीनी मिल, गन्ना शोध संस्थान, किसान का खेत दिखाया, विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही साथ जो देश में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, 20 किसानों का एक दल मैं महाराष्ट्र ले गया, वहाँ पर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूना और वहाँ की चीनी मिलों को देखा, किसानों को खेतों पर देखा। वहाँ जो देखा कि मैं वहाँ के किसान गन्ने के साथ प्याज की खेती कर रहे हैं और बहुत सफल हैं। मैं आकर यहाँ पर किसानों के यहाँ गन्ने के साथ प्याज की खेती का व्यापक प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया हूँ, जिसका बड़ा अच्छा परिणाम मिला है। अभी कसया के पास एक किसान ने किया था उद्देश्य कुशवाहा ने, 1 ही बीघा में उसको 70 कुंटल प्याज मिला है। तो यह जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, शासन की योजनाएं हैं, यह प्रचार प्रसार करने का काम हम लोग का गांव में जाकर प्रशिक्षण देना है, जिससे त्वरित जानकारी उनको हो। यहाँ तक मैं किसानों को खेत पर भी जाता हूँ और वहाँ जानकारी कराता हूँ। जो उप गन्ना महोदय भी आपने वार्ता किया है, अभी उनको मैं बुला करके 70 गन्ना परिक्षकों को बुलाकर शासन की योजनाओं के विषय में प्रशिक्षण आपसे करवाया और वैज्ञानिक खेती के विषय में जानकारी आएगा। व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है। 12,000 किसानों को हमको गोरखपुर बस्ती मंडल में प्रशिक्षित करना है और जो भी परीक्षक
कार्यरत हैं सबको 3 दिवसीय ट्रेनिंग कराते हैं और चीनी मिल के जो कार्यरत कर्मचारी हैं गन्ना विकास के उनको भी बुलाकर हम जानकारी कराते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं, परंतु किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिससे इन सब्जियों की गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज का विकास किया है, जिसमें 3-4 दिन तक इन सब्जियों को आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप किस तरह से बनाएं जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज, तो आइए जानते हैं इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव से। देख रहे हैं ये शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, ये किसानों के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है नई दिल्ली वहाँ से विकसित है। उन लोगों ने इसको ऑन फार्म स्टोरेज के लिए सब्जियों फलों के जो है जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया और उसको अगर फार्म पर होल्ड करके रखना है, स्टोरेज करना है कुछ दिनों के लिए बिना खराब हुए उसके लिए ये स्ट्रक्चर विकसित किया गया है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि 2 जो है दीवारें जो हैं ईंटों की सिंपल, इसमें 2 दीवार उठाई जाती हैं जिसके बीच में 3 इंच का गैप रखकर उसमें नदी की बालू जो है उसमें भर दी जाती है और ऊपर लोकली अवेलेबल मटेरियल का इसमें ढक्कन बना के रखा जाता है। तो इसमें यह है कि जब इसको तर रखा जाता है पूरी तरह पानी से ये बालू को, तो इसमें अंदर जो स्टोरेज जो सब्जी हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो उसका जो तापमान अंदर से और बाहर से 10 से 15 डिग्री हमको लेस मिलता है। तो इसलिए इसको कई बार किसानों का रेफ्रिजरेटर भी हम लोग कहा जाता है। और जब आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले तब इसमें से जो भी आपका स्टोर्ड है जो प्रोडक्ट उसको निकाल के आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। और इसकी विशेषता ये कि लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनता है, सिंपल। इसको कोई भी इसकी चरणबद्ध निर्माण विधि भी हम लोग जो उसको बताते हैं, तो कोई भी अपने यहाँ कंस्ट्रक्ट करता है इजीली उसको कर सकता है। इसके कॉस्ट लगभग अभी कंस्ट्रक्शन का 4 से 5 हज़ार रुपया अभी लगभग पड़ता है इसमें। इसकी लंबाई चौड़ाई 165 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 67 सेंटीमीटर। आराम से कैपेसिटी के अनुसार आप इसको घटाए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी अनुपात में रखेंगे तो इफेक्टिव होगा। इसमें जो है हम ऐसी सब्जियां जो ज़्यादा डेलिकेट नेचर की नहीं है, हाई मॉइस्चर की नहीं है, जैसे आलू प्याज वगैरह, जैसे प्याज का कोई स्टोरेज या आलू का कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है ऑन फार्म की बात कर रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज तक आदमी ले जाता है, अपना रख देता है पैसा देकर, लेकिन अगर उसको फार्म में होल्ड करके रखना है, कुछ दिनों के लिए बचाना है, तो ऐसी सब्जियां जो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं हो सकती हैं। गोभी है, पत्ता गोभी है, जैसे बहुत प्रोडक्शन होता है, टमाटर वगैरह हैं, या और भी चीज़ें हैं जैसे इस तरह की जो मिलती जुलती चीज़ें, वो सब इसमें स्टोर की जा सकती हैं। इसमें जो है कम से कम हफ्ता से 10-15 दिन तक रख सकते हैं। जब तापमान के ऊपर है, जैसे बाहर का तापमान बढ़ेगा, इसमें अंदर का तापमान में आपको नेचुरली फर्क महसूस होगा। बस ये शर्त ये है इसमें मेंटेनेंस की, इसको बस आपको बालू को गीला रखना है, क्योंकि इसमें दोनों दीवारों के बीच से छिद्र जो है उसी के द्वारा एवापोरेटिव कूलिंग का सिद्धांत है, उसके द्वारा ये काम करता है स्ट्रक्चर। इसको ये है कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी से बचाना जरूरी है, सावधानियों में ये है बस, लेकिन ये हवादार स्थान में ही बनाना इसको जरूरी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। चना, सरसों, गेहूं इत्यादि फसलों की कटाई के बाद और खरीफ फसलों की खेती से पहले अधिकतर किसान भाई कम अवधि की फसल लेकर अच्छी आय लेते हैं। यदि आप भी इस समय कोई फसल लेना चाहते हैं तो आप मूंग की बुवाई कर सकते हैं, जिससे अधिक उपज के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं को अमल में लाना होगा, जिस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आज हम मूंग की फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे।
मूंग की फसल जायद ऋतु के मुख्य दलहनी फसलों में है और ये इसकी बहुत बहुमुखी भूमिका है, क्योंकि हमको पौष्टिक तत्वों के साथ साथ फलियों की तुड़ाई के बाद बचे हुए अवशेष को मिट्टी में पलट करके हम हरी खाद का भी काम ले लेते हैं। पूरे प्रदेश में इसकी खेती हम प्रमुखता से करते हैं। सबसे पहले हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि भूमि एवं उसकी तैयारी हम कैसे करें। मूंग की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त होती है। पलेवा करने के बाद 2 जुताई देसी हल से करते हैं और देखते हैं कि इसमें नमी है कि नहीं है। अगर नमी की कमी हो तो फिर से हम पलेवा करके और भूमि की तैयारी करते हैं ताकि अंकुरण अच्छा हो, जो हमारी फसलों के लिए बेहतर उत्पादन दे सके। संशुद्ध प्रजातियां भी हैं इसकी। संशुद्ध प्रजातियों में अच्छी फसल लेने के लिए कम समय में और जल्दी से अधिक पैदावार देने वाली फसलों का चयन करते हैं हम प्रजातियों का, जैसे पंत मूंग 1। ये प्रजाति की अवधि 60 से 65 दिन में ये पक जाती हैं और 6 से 8 कुंटल इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। PDM 54, अगर कोई किसान भाई हमारे मार्च लास्ट तक बुआई करते हैं तो उनको PDM 54 की बुआई करनी चाहिए, जिसकी जो फसल 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। नरेंद्र मूंग 1 संशुद्ध प्रजातियों में है। मालवी हैं, जागृति हैं, सम्राट है, मूंग जनप्रिया हैं, जो विभिन्न उन्नतशील प्रजातियां हैं। बुआई के समय का ध्यान रखते हैं कि बुआई का समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक सबसे उपयुक्त समय होता है। बाद में बुआई करने से तापमान अधिक हो जाने के कारण इसकी फसल के पैदावार पर असर आती है। बीज दर 25 से 30 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं और अच्छी पैदावार के लिए बीज का ध्यान रखा जाता है और बीज उपचारित करके ही बोएं, जब भी बोएं किसान भाई। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के राइजोबियम कल्चर बाजार में हैं और दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर जो उपलब्ध होता है उसका प्रयोग करते हैं हम। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ लेकर के और 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर जो 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें अच्छी तरह से मिला के, और 10 किलो बीज के लिए यह कल्चर पर्याप्त होता है। उसको हल्के हाथों से मिला के छाया में सुखा लेते हैं। ध्यान रखने की बात है कि धूप में नहीं सुखाते हैं, छाया में सुखा लेते हैं। सूखने के बाद इसकी बुआई अतिशीघ्र कर दिया जाता है। मूंग के अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में भी बहुत से किसान इसकी खेती करने लगे हैं और वैज्ञानिक तकनीक से इसकी खेती करके अधिक उपज भी ले रहे हैं। लेकिन जो किसान मूंग की खेती करना चाहते हैं वे इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें उर्वरकों का प्रयोग? उर्वरक की मात्रा सामान्यतः उर्वरक की मात्रा हम जब भी देंगे मृदा परीक्षण के आधार पर देते हैं। फिर भी आवश्यकता अनुसार उर्वरक 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 15 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस किसान भाई जब भी दें कोशिश करें कि सिंगल सुपर फास्फेट से ही देने की ज़्यादा उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हमको अतिरिक्त जिप्सम की मात्रा मिलती है। मूंग की बुआई देसी हल से कुंडों में 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे करते हैं और लाइन से लाइन की दूरी का भी ख्याल रखते हैं कि वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए लाइन से लाइन की दूरी। अगर हम देखें कि हमारे खेतों में खरपतवार आए ही ना, इसके लिए भी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम शुद्ध बीज बोएं। पहला प्रिकॉशन है कि शुद्ध बीज बोएं। दूसरा ये होता है कि हम सिंचाई की नालियों को साफ रखें, सड़ी गली खादों का प्रयोग करें, जिससे खरपतवारों के बीज हमारे खेतों में आए ही ना। आ गया है तो हम उसके नियंत्रण की व्यवस्था करेंगे। प्रथम सिंचाई के बाद उसकी निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई से 2 फायदे हैं कि खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, वायु का संचार बढ़ने से राइजोबियम जो जीवाणु है उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे ग्रंथियां बनती हैं अच्छे से और हमारी पैदावार पे भी अधिक पैदावार भी मिलती है हमें। मूंग की सिंचाई पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए और उसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों पे सिंचाई, अधिकतम सिंचाई 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता मूंग के लिए पड़ती है। उसके बाद फसल सुरक्षा की बात करें तो मूंग में प्रायः पीले मोजेक रोग का प्रकोप होता है, जो सफ़ेद मक्खी द्वारा, इसके जो वायरस हैं सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। तो हमें सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कुछ फसल सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है। जैसे अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी, सफ़ेद मक्खी प्रति पौधे की दर से दिखाई दे रही है
तो उसको मिथाइल और डीमेटान 25% इसी का है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में इसका छिड़काव करते हैं। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण से हमें इस पे प्रभावी कंट्रोल मिल जाता है, हमारी फसल सुरक्षित रहती है। दूसरा है कि अवरोधी और सहिष्णु प्रजातियों का भी चयन करते हैं, समय से बुआई करते हैं। कीटनाशी का छिड़काव सफ़ेद मक्खी के लिए करने से हमें थ्रिप्स नामक जो कीट होते हैं उनका भी नियंत्रण आसानी से हो जाता है। बुआई के समय 4-10G 10 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर हम रखते हैं ताकि अन्य भी कीट जो उसमें लगते हैं वो न लगें। ये फसल सुरक्षा के लिए है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कुनैठा इटावा के धीरेन्द्र सिंह ने। आपने बोनसाई पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये बहुत पहले मैं जयपुर गया हुआ था जिनके साथ घूमने, उन्हीं के एक रिलेटिव थे, उनके यहाँ मैंने देखा 6, 7, 8 लगा हुआ था। तो वहीं से प्लांटेशन का काम तो पहले करते थे, लेकिन बोनसाई के प्रति थोड़ी आसक्ति जगी कि ये बहुत बढ़िया है। इसके बहाने तमाम जो बड़े वृक्ष हैं उनको छोटे रूप में सहेज के हम रख सकते हैं। तो कलात्मक शेप दे करके, एक साइज दे करके उसको, और इस तरीके से जो विभिन्न प्रजातियों के पौधे थे, ऐसे पौधे जो बहुत बड़े होते हैं जिनको रखा नहीं जा सकता, तो वही मन में आया और उसके बाद से मैं उसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, करता गया। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ये अब हमारा समझ लीजिए कि वो 34 साल का बरगद है। ये मई में हो जाएगा। 5 मई को इसका हम पर्यावरण दिवस पे पूजन भी करते हैं, वृक्ष पूजन समारोह मनाते हैं। तो उसी से ही ये 34-35 साल का लगभग हो गया, 34 साल का। तब से मैं कर रहा हूँ, अनवरत कर रहा हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के विषय में ही जानकारी करना, ले आना, सहेजना, लोगों को प्रेरित करना। और इसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए जो लोग भी हैं, किसी शादी विवाह समारोह जहाँ भी उनको जाना होता है, मैं कहता हूँ कि आप लोग भेंट के रूप में एज ए गिफ्ट पौधे को ही दें। बोनसाई की तमाम विधाएं हैं, लेकिन हम जो विधा डेवलप करते हैं, पहले तो पौधे को ज़मीन में लगाते हैं, छोटे गमले में लगाते हैं। छोटे गमले से जब वो बढ़ता है, बाढ़ उसकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो बड़े गमले में उसको रीप्लांट करते हैं। मैं इस विधि से करता हूँ कि उसकी जो मेन प्राइमरी रूट होती है वो ज़मीन में जाती है, वो ज़मीन नीचे जाती है। जब पौधा मोटा हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं, फिर उसकी प्राइमरी रूट को वो काटते हैं। सेकेंडरी रूट जो होती हैं, सहायक जड़ें होती हैं, उनकी प्रूनिंग करते हैं, फिर उसको वहीं से बढ़ने देते हैं। और हर साल जो है अकॉर्डिंगली उसको हम काटते छाटते रहते हैं। शेप, साइज, डिजाइनिंग जैसी देनी होती है वो हम उसको देते रहते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। मेन चीज है इसका न्यूट्रिशन, जो उसको भोजन देते हैं, जो उसमें खाद, पानी, मिट्टी देते हैं, वो थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती है। मिट्टी का परसेंटेज जो होता है 30 से 35% होता है। उसमें बोन मील है, सुर्खी है, फास्फोरस है, नीम की खली है,
कोयले का चूरा है, ये सारा मिक्स करके, गोबर का सड़ा खाद है, सड़ी हुई खाद, सारे को मिक्स करके हम साल 1.5 साल पे उस पूरे को चेंज करते हैं। पूरी जो उसकी न्यूट्रिशन होती है गमले में उसको निकालते हैं, फिर बरसात के बाद उसको रिप्लांट करते हैं। और जो उसकी जड़ें होती हैं, सहायक जड़ें होती हैं, जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, उस पे हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं। मेन जो रूट होती है उसको हम निकालते रहते हैं। और ऊपर की जो प्रूनिंग है, अपने जैसी डिज़ाइन चाहते हैं जिस हिसाब से उसको काटते छाटते रहते हैं। ये विधा है जिससे वो बढ़ता रहता है, सर्वाइव करता रहता है। जो फलदार वृक्ष हैं उसमें उसी तरीके से फल भी लेते रहते हैं। नींबू है, संतरा है, चीकू है, आम है, अमरूद है, जितनी भी चीज़ें हैं, पनियाला है, आपने देखा, खिरनी है, ये सारे वृक्ष में सारे फल लगे हुए हैं, होते भी रहते हैं। यही विधा है, इसे हम बढ़ाते रहते हैं। सामने आपका 28 साल का इमली है, इमली देख ही रहे हैं आप, इमली की भी तरीका यही है। तो इससे तरीका ये है, उसको मेन चीज़ है न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर जो है, देखभाल करते रहते हैं और रेगुलर जो है ज़रूरत से ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ता है। कि तो सामने आपको दिख रहा है रुद्राक्ष का है, बड़े दाने का रुद्राक्ष है, वो भी यहाँ नहीं होता है। सामने आपके कश्मीर में होने वाला चिनार है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, 12-14 फीट का हो गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपका काली मिर्च हुआ, तेजपत्ता हुआ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ नहीं होती हैं। तो हमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है पौधों के प्रति। जो लगाव है, इमोशन है, मुझको लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ स्पिरिचुअल है। जैसे लगता है कि इनको भी मालूम है कि हाँ, मेरे प्रति जो भावनाएं हैं इनकी कैसी हैं, उस हिसाब से इनकी बाढ़ भी होती रहती है। और ये लगते रहते हैं, आप सभी को देख रहे हैं। जो भी रेयर है, जो नहीं होता है, मैं यहाँ कर रहा हूँ और हो रहा है। किसान भाई भी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, जिनके पास भूमि कम है, ज़मीन कम है, उसमें ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, देखने में बढ़िया लगेगा, लोगों के मन में पेड़ पौधे के प्रति एक प्रेम जगेगा। उसको कैसे सहेजा जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो जो लोग इस छोटे भूमि में करेंगे, छोटी जगह में करेंगे, बड़े लोग भी जो काफ़ी बड़े भूमिदार हैं वो भी करेंगे कि हाँ, हमको भी कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और जानते हैं, मैं बताता भी हूँ। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पंतनगर मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जरूरी सलाह। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।